प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का 9वां पाठ तक्षशिला का वैभव। आज हम इस पाठ के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। आपको परीक्षाओं में इस तरीके से गद्यांश दे रखा होता है और उसके नीचे इस तरीके से प्रश्न दिए हुए होते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें 2-3 बार इस गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, इसको समझना होता है, जब ही हम इन प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। कला के जो नमूने तुमने संग्रहालय में देखे थे वे तक्षशिला से संबंधित थे। वे कलात्मक मूर्तियाँ और आभूषण तक्षशिला के थे। तक्षशिला गांधार प्रदेश की राजधानी थी। यह स्थान वर्तमान पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी के उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 27 किमी दूर है। किसी समय सिंध और जेहलम नदियों के बीच का यह भूभाग एशिया और भारत के बीच प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। पहला प्रश्न है, संग्रहालय में देखे कला के नमूने कहाँ से संबंधित थे? संग्रहालय में देखे कला के नमूने कहाँ से संबंधित थे? तो आप इसका उत्तर देंगे तक्षशिला से संबंधित थे। संग्रहालय में देखे कला के नमूने कहाँ से संबंधित थे? तो इसका उत्तर यहाँ पर है, तक्षशिला से संबंधित थे। कहाँ से संबंधित थे? तक्षशिला से संबंधित। दूसरा प्रश्न है, तक्षशिला कहाँ की राजधानी थी? तक्षशिला कहाँ की राजधानी थी? तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पर है, तक्षशिला गांधार प्रदेश की राजधानी थी। तक्षशिला कहाँ की राजधानी थी? तो आप इसका उत्तर देंगे गांधार प्रदेश की राजधानी थी। तीसरा प्रश्न है, तक्षशिला वर्तमान में कहाँ स्थित है? तक्षशिला वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो यहाँ आप इसका यहाँ से उत्तर देंगे पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी के उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 27 किमी दूर है। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर हमें इसका आंसर मिला, पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी के उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 27 किमी दूर है। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो आप इसका उत्तर देंगे पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी के उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 27 किमी दूर है। अंतिम प्रश्न है, कभी तक्षशिला किसका केंद्र था? कभी तक्षशिला किसका केंद्र था? तो आप इसका उत्तर देंगे एशिया और भारत के बीच प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। कभी तक्षशिला किसका केंद्र था? तो आप इसका उत्तर देंगे एशिया और भारत के बीच प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। अब हम पढ़ेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर ठीक का चिन्ह लगाएं। पहला प्रश्न है, लेखक ने प्राचीन कला की जानकारी कहाँ से प्राप्त की? लेखक ने प्राचीन कला की जानकारी कहाँ से प्राप्त की? यहाँ पर आपको 4 विकल्प दे रखे हैं। जो विकल्प सही हो उस पर हमें सही का निशान लगाना है। लेखक ने प्राचीन कला की जानकारी कहाँ से प्राप्त की? पहला है संग्रहालय जाकर, दूसरा है मित्रों से पूछकर, तीसरा है पुस्तकें पढ़कर, चौथा है
अन्य स्रोतों से। तो इसमें सही विकल्प है संग्रहालय जाकर। लेखक ने प्राचीन कला की जानकारी कहाँ से प्राप्त की? तो इसका सही उत्तर है संग्रहालय जाकर। दूसरा प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय में किस आयु वाले विद्यार्थियों को प्रवेश मिलता था? तक्षशिला विश्वविद्यालय में किस आयु वाले विद्यार्थियों को प्रवेश मिलता था? तो इसमें सही विकल्प है 16 वर्ष के। क्या है सही विकल्प? 16 वर्ष के। इसी तरीके से तीसरा प्रश्न है, पाणिनि किस रूप में प्रसिद्ध हैं? पाणिनि किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो इसमें सही विकल्प है व्याकरण के रूप में। व्याकरण के रूप में। चौथा प्रश्न है, तक्षशिला में प्राप्त अधिकांश मूर्तियाँ किनसे संबंधित हैं? तक्षशिला में प्राप्त अधिकांश मूर्तियाँ किससे संबंधित हैं? तो इसमें सही विकल्प है महात्मा बुद्ध से। क्या उत्तर है? महात्मा बुद्ध से। अब हम पढ़ेंगे अगला प्रश्न। नीचे लिखे शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग प्रत्यय पृथक करके लिखिए। यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय हैं जो हमें अलग अलग करके लिखना है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उपसर्ग होते क्या है, प्रत्यय होते क्या है। तो उपसर्ग उसे कहते हैं वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशिष्टता लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशिष्टता लाते हैं या बदलाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। कहने का मतलब ये है उपसर्ग शब्दांश के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो यहाँ पर शब्द दे रखा है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय में कोई उपसर्ग नहीं है। राष्ट्र यहाँ पर मूल शब्द है और राष्ट्रीय ये लग रहा है राष्ट्रीय। तो इसमें ये प्रत्यय है और उपसर्ग इसमें नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर अगला शब्द है संबंधित। संबंधित में सम उपसर्ग है और इत इसमें प्रत्यय है। इसके बाद चिकित्सक। चिकित्सक में उपसर्ग नहीं है और अक इसमें प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? चिकित्सक में उपसर्ग नहीं है, अक इसमें चिकित्सक में उपसर्ग तो है ही नहीं और अक इसमें प्रत्यय है। अगला शब्द है राजनीतिज्ञ। राजनीतिक में राजनीति तो मूल शब्द हुआ और राजनीतिज्ञ तो इसमें ग प्रत्यय है। गे इसमें प्रत्यय है। इसके बाद व्यापारिक। व्यापारिक में व्यापार तो मूल शब्द होता है और इक इसमें प्रत्यय है। इक इसमें व्यापार मूल शब्द हुआ तो इसमें उपसर्ग तो है ही नहीं और इसमें व्यापारिक इसमें इक प्रत्यय है। इसके बाद परिश्रम। परिश्रम में श्रम मूल शब्द है इसलिए इसमें प्रत्यय नहीं है और परि इसमें उपसर्ग है। इसी तरीके से प्रसिद्धि। प्रसिद्धि में प्र उपसर्ग है और ई इसमें प्रत्यय है। इसी तरीके से प्रदर्शनी। प्रदर्शनी में प्र उपसर्ग है और ई इसमें प्रत्यय है। अब हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। स्मरण का विलोम शब्द होता है विस्मरण। सुंदर का विलोम शब्द होता है असुंदर। प्राचीन का विलोम शब्द होता है नवीन और कुशल का विलोम शब्द होता है अकुशल। इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे संधि विच्छेद। संग्रहालय का संधि विच्छेद होगा संग्रह प्लस आल्य। मूल्यांकन का संधि विच्छेद होगा मूल्य प्लस अंकन। इसके बाद कलात्मक का होगा कला प्लस आत्मक। विद्यार्थी का संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस अर्थी। विद्या मतलब बुद्धि और अर्थी मतलब
ग्रहण करना, यानी कि जो विद्या को ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है? विद्यार्थी। तो विद्यार्थी का संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस अर्थी। अधिकांश का संधि विच्छेद होगा अधिक प्लस अंश। अब हम पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, यानी कि जैसे इंग्लिश में वन वर्ड कहते हैं। एक वाक्यांश के लिए, एक वाक्य के लिए हमें एक शब्द यहाँ पर प्रयोग करना है। तो व्याकरण का ज्ञाता, यानी कि व्याकरण की जो जानकारी रखता है, जो ज्ञाता होता है, जो विद्वान होता है, वो क्या कहलाता है? व्याकरण। व्याकरण कहते हैं उसे। चिकित्सा करने वाले को क्या कहते हैं? चिकित्सक कहते हैं। जहाँ कला के नमूने संग्रहित किए जाएं उसे संग्रहालय कहते हैं। और जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। अब हमें वाक्य बनाना है। पहला है मस्तिष्क। इस शब्द का प्रयोग करते हुए हमें एक वाक्य बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पर बना रखा है। उसका मस्तिष्क तेज गति से चलता है, तो मस्तिष्क ये शब्द इसमें यहाँ पर आया। इसी तरीके से अगला है व्यवस्था। यहाँ की कानून व्यवस्था खराब है, तो व्यवस्था शब्द आया इसमें। इसके बाद तत्कालीन, तो यहाँ पर तत्कालीन परिस्थितियों पर प्रकाश डालो। इसके बाद कलात्मक, यहाँ की सजावट कलात्मक है। इस तरीके से आपको इन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। इस तरीके से आज हमने इस पाठ के प्रश्नों का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप भी इन्हें घर पर पढ़ें, इन्हें याद करें और इन सभी प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।